त्योहार कोई भी हो, हर किसी के घर में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरह से पूजा पाठ किया जाता है। पर त्योहारों का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि घर में एक सकारात्मक माहौल बने। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नाग पंचमी जो है वो आपके घर में भी बहुत अच्छे से मनाई गई होगी। फ़िलहाल मेरे घर में, मेरे ससुराल में और मेरे मायके में नाग पंचमी अलग अलग तरह से मनाई जाती है। मेरे मायके में नाग पंचमी अभी मनाई गई, जबकि मेरे ससुराल में नाग पंचमी 5वें दिन, सावन के 5वें दिन मनाई जाती है। लेकिन मैं जब मनाती हूँ तो क्या करती हूँ कि मैं दोनों ही मिक्स करके, मतलब मेरे मायके में जैसे मैं करती थी बचपन से और मेरे ससुराल में जैसे होता है, दोनों को ही तरह से उसको मनाती हूँ, उसी तरह से पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ का ना, मुझे लगता है कोई फिक्स नियम नहीं होता है। आप बस अपनी श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ करिए, जो भी नियम फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे लिए त्यौहार में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरा जो है घर का हर कोना साफ़ सुथरा होना चाहिए। पूजा पाठ की अच्छे से जितनी बेसिक तैयारी कर सकते हैं वो करें। त्यौहार का खाना पूरा बनना चाहिए, त्यौहार की थाली कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि मेरे ससुराल में बनता है फुट पूड़ी, जिसको दाल भरी पूड़ी कहते हैं वो। साथ ही साथ खीर बनती है जो कि चढ़ाया जाता है। मेरे मायके में बनता है गुलगुला, जो आलू उसका आटे का घोल बना के बनता है ना, गुलगुला, वो बनता है। और इसके अलावा मैं बनाती हूँ साथ में परवल आलू की हलवाई वाली सब्ज़ी, और इसके अलावा पुलाव बनाती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, त्यौहार का खाना बनाने का एक अलग ही मज़ा है और वो खुद से बनाने में ही मज़ा आता है। और सबसे ख़ास बात क्या हो जाती है पता है, त्यौहार में सारी जो काम करने हाउसमेड होती है ना, सबके घर त्यौहार होता है तो सब छुट्टी पे चली जाती हैं। तो मेरे यहाँ जो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं वो त्यौहार मनाने के लिए गई हुई थी, तो आज मेरा काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने सारे पूरे घर का, जो मैंने बताया था ना, बेडशीट्स चेंज करना, वो क्लीन किया। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद बर्तन धुल लिया और फिर पूजा की तैयारी की। नहा धो करके पूजा वूजा तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। और मुझे क्या था कि रचित और मेरा जो है साथ ही में पूजा करना था। रचित की स्कूल की छुट्टी नहीं थी, बट स्कूल में उसके वो डीवॉर्मिफिकेशन का कुछ वो था, कैंपेन टाइप का था, जिसमें दवा दी जाती है बच्चों को। बट अब मैं स्कूल के उसमें नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही 3 महीने में उसको होम्योपैथिक की वॉर्म्स की दवा देती हूँ। मुझे लगता है हर बच्चे को 3 महीने में होम्योपैथिक की दवा ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होता है, गंदे हाथ से छूते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो वॉर्म्स उनके पेट में पड़ जाते हैं। और वॉर्म्स के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आता है जब तक कि वॉर्म्स बहुत ज़्यादा ना हो। इसलिए बाई डिफ़ॉल्ट 3 महीने पे बच्चों को वॉर्म्स की दवा थोड़ी सी ज़रूर दे देनी चाहिए, ताकि उनका पेट क्लीन हो जाए। या प्रोबायोटिक ज़रूर देना चाहिए ताकि पेट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मेरी ये आदत है, इसलिए जब भी स्कूल में ऐसा कोई दवा दी जाती है तो मैं उस दिन रचित को नहीं भेजती हूँ। कुछ 2 कारण, एक तो बाहर की दवा मैं उसको अलाउड नहीं करती हूँ, और दूसरा जब मैं ऑलरेडी देती हूँ तो मैं नहीं कराती। फिर रचित भी नहा धो के हरा हरा कुर्ता पहन के, नाग पंचमी में हरा पहना जाता है, हम दोनों हरा पहन लिए। मैंने पूजा की तैयारी कर ली। हमारे यहाँ ससुराल में पूजा, नाग पंचमी के पूजा के दिन नीम की पत्ती दरवाजे पर, घर के दरवाजे पे और पूजा रूम में लगाई जाती है। और मेरे मायके में दरवाजे पर गोबर से, मिट्टी से या हल्दी से सांप बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। मेरे मायके और ससुराल दोनों में ही नाग देवता पे दूध चढ़ाया जाता है, लावा चढ़ाया जाता है। ससुराल में लावा चढ़ाया जाता है, मायके में धान चढ़ाया जाता है। तो आप देखिए, घुमा फिरा के नियम कानून वही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि मन में एक वो होता है ना कि एकदम सेम टू सेम फॉलो करें। तो जो मुझे ईजिली मिल जाता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। जैसे नीम का पत्ता मुझे नीचे मिल गया तो मैं सुबह सुबह ही नीम का पत्ता तोड़ के ले आई, 1 पैकेट दूध ले करके आ गई। लावा जनरल स्टोर पे मिल गया तो मैं सुबह ही जा करके मैंने ले लिया था, ख़रीद लिया था। तो जो, और फूल तोड़ करके ले आई। तो बेसिक सामग्री जो थी वो मैं सुबह ले करके आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने चारों तरफ नीम की पत्ती लगाई। उसके बाद मैंने और रचित ने दूध, कच्चा दूध, गंगा जल मिल के चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जितने भी पूजन सामग्री जो अवेलेबल थे वो चढ़ाया, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, और मैंने तुलसी जी जो है उनके सामने भी दिया जलाया। और इसके बाद जो था वो बाहर की पूजा थी। और आज मैं आपसे अपनी ब्लॉग में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है दाल भरा पराठे की रेसिपी, और साथ ही साथ बहुत ही अलग तरह से और बहुत ही टेस्टी बनने वाली खीर की रेसिपी। इसीलिए इस ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नाग पंचमी की पूजा आप कैसे करते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों से और सीख सकूं। क्योंकि क्या होता है कि आप जब बताते हैं तो मुझे और नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। खासकर जो मैसेज लोग करते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक नई चीज़ सीखी। और अपने परिवार में क्या होता है, हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। जब तक हमारे अंदर ये वाला जज्बा रहता है ना कि हमें और चीज़ें सीखनी है, तो हम हर चीज़ के प्रति बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और जिस दिन हमें ये फील हो रहेगा कि हमें तो सब आता है, तो हमारा जो लाइफ के प्रति एक्साइटमेंट है ना, वो
ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं बाहर पूजा करने आ गई और रचित जो है बाहर वीडियो बना रहा था, तो मैंने हल्दी से सांप बनाया और एच जैसा लिखा जाता है, बैच फॉर हाउस होता है, क्या होता है, बचपन से बस ये देखा कि मम्मी ऐसे बनाती थी। और फिर इसी नाग देवता की पूजा की जाती है, उन पर लावा चढ़ाया जाता है, उन पर दूध चढ़ता है, उन पर फूल चढ़ता है। और मेरे ससुराल में नीम की पत्ती लगाई जाती है, तो मैंने दरवाजे के दोनों तरफ नीम की पत्तियाँ लगा दी, बाहर दिया बत्ती जलाया और इस तरह से मेरी ये वाली पूजा कंप्लीट हो गई। और इसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग गई। आपका नागपंचमी की पूजा में स्पेशल खाना क्या बनता है, मुझसे प्लीज़ त्यौहार की थाली ज़रूर शेयर करिएगा कि सबसे खास क्या होता है नागपंचमी की पूजा में, त्यौहार की थाली में आप सबसे खास क्या बनता है या आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है। मुझे बनाना बहुत पसंद है, खाने से ज़्यादा मुझे बनाना बहुत पसंद। जैसे मैं खीर बहुत पसंद से कुछ खाती नहीं खीर, लेकिन मुझे खीर बनाना बहुत पसंद है क्योंकि सबको घर में बहुत पसंद आता है खीर। और दाल का पराठा मुझे बनाना बहुत पसंद है, खुद से उसको भर करके बेलना, पतला पतला पतली पतली पूड़ियाँ जो बनती है ना, वो बहुत मज़ा आता है बनाने में। नीम की पत्ती का लगाने के पीछे का लॉजिक यही होता होगा कि घर से बीमारियां दूर रहती हैं, बेसिक ये है। तो सबसे पहले मैंने सारा कटिंग का काम कर लिया, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी। जैसे कि दाल के पराठे के लिए मैंने सुबह ही चने का दाल भिगा दिया था। जब भी दाल भिगाते हैं ना तो मुट्ठी से भिगाते हैं तो अंदाज़ा बहुत सही होता है, जितने लोग हैं उतनी मुट्ठी दाल से और 2 मुट्ठी एक्स्ट्रा। और उसके बाद लहसुन की कलियां छील ली, कुकर चढ़ाया, कुकर में डाला सरसों का तेल। मैं आपसे रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो कुकर में सरसों का तेल डाला, सरसों का तेल डालने के बाद इसमें तड़का देते हैं हींग का। हींग से क्या होता है, दाल की पूड़ी जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। जीरा डालेंगे 1 चम्मच, जीरा से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लहसुन की कलियाँ ढेर सारी डालिए क्योंकि इसमें दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 4-5 खड़ी लाल मिर्ची, खड़ी लाल मिर्ची पीसने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप लाल मिर्ची का पाउडर डालिएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो तड़के में 4 चीज़ें डालिए, फिर मिक्स कर लीजिए और उसके बाद भीगे हुए दाल जो है वो डाल करके नमक और हल्दी डाल दीजिए और फिर आधा गिलास पानी डाल के एकदम मीडियम फ्लेम पे 3-4 सीटी लगा दीजिए। खूब अच्छे से ये दाल गल जाए, बहुत सोंधा सा ये बनता है। अगर आप इंस्टेंट नहीं दाल भिगा पाते और इंस्टेंट बनाना है आपको तो आप गर्म पानी में सोडा डाल के दाल को भिगो दो, आधे घंटे में ये दाल अच्छे से गल जाती है चने की। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो हम आजमाते हैं जब हमारे पास घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोग ये करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालती हूँ तो मुझे और ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने नमक हल्दी के अलावा थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। और अब इसमें आधा गिलास पानी डाल के एकदम लो मीडियम फ्लेम पर इसमें 3-4 सीटी लगने दूंगी। थोड़ा सा इसको पहले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ही हम मिक्सी में इसको पीस सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 मुट्ठी चावल लिया और चावल को मिक्सी के जार में सूखा ही करके दरदरा एकदम पीस लिया क्योंकि महीन चावल की खिचड़ी ये खीर बहुत अच्छी बनती है। फिर चावल को धुल के भिगा लिया और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए जिसमें काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश ये सारी चीज़ें थी। एक भगोना चढ़ाया, इसमें 1 चम्मच घी डाला और घी डालने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको भून लिया। घी में रोस्ट किया हुआ जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना वो बहुत टेस्टी बनता है खीर। और त्यौहार स्पेशल खीर वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल खीर तो हम वैसे भी बना लेते हैं लेकिन त्यौहार स्पेशल खीर थोड़ी सी अलग होती है। तो बस फटाक से इसमें घी में डाल करके भुना और तुरंत ही इसमें दूध डाल देंगे। दूध मैंने डाला है इसमें 3 गिलास दूध, 3 मुट्ठी चावल के लिए 3 गिलास दूध डाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कैसा लग रहा है। त्यौहार के दिन मैंने सारे बेडशीट्स चेंज किए और इतनी हल्की वाली फीलिंग आती है ना, घर का एक एक कोना, एक एक जगह चमकती है, एक एक ड्रॉर बिल्कुल साफ़ हो, कहीं डस्ट ना हो, कहीं कचरा इकट्ठा ना हो घर में, कहीं कबाड़ी ना हो। हर एक ड्रॉर से कबाड़ा साफ़ कर दिया, हर एक जगह की डस्टिंग कर दी, सारे बेडशीट्स चेंज कर दिए, सारे कर्टेन अच्छे से झाड़ दिए। मेरे घर का भी एक एक ड्रॉर बिल्कुल साफ़ है, सारी अलमारियाँ बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी कहीं वेस्ट मटेरियल कोई भी कबाड़ा चीज़ नहीं मिल जाएगी। मेरे सारे पौधे अभी एकदम बहुत ही अच्छे उसमें है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। घर का एक एक कोना जो है वो आपको पॉजिटिविटी देने का एक सोर्स होता है। इसीलिए जब भी मौका मिले घर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ का हाफ एन आवर अगर आप देते हैं तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि सिर्फ एक सदस्य घर के हर कोने को साफ़ नहीं रख सकता। हर किसी की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आपने जो सामान यूज़ किया उसको उसकी जगह पे रखिएगा तो ही घर खूबसूरत होगा। नॉर्मली घर के जेंट्स को क्या होता है, मैंने देखा है कि कोई बाहर से आता है तो घर दिखाना कितना खूबसूरत है, दिखाना बहुत अच्छा लगता है, बट उसको मेंटेन करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, किसी एक पर्सन पे यानी कि घर जो देखता है उसके ऊपर ये लोड पड़ जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी की ये बेसिक हैबिट होनी चाहिए कि अगर आपने कोई किताब उठाई पढ़ी तो उसको वापस से बुक शेल्फ पे लगा दो। अगर आपने पानी पिया है तो ग्लास को वापस से जगह पे लगा दो। अगर आपने टॉवल यूज़ की तो वापस से टॉवल को टांग दो। ये छोटे छोटे से एफर्ट्स होते हैं जो
छोटी छोटी चीज़ों से घर के प्रति आपका डेडिकेशन पता चलता है। और आपके घर में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं और सब हेल्दी रहते हैं। तो बेसिक फंडा यही होता है कि सबका इन्वॉल्वमेंट होगा तो फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलता है। टचवुड मेरे साथ यही होता है, इसलिए मेरे साथ जो होता है मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से क्या होता है, हम एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। अब आप मुझे बताइएगा कि मेरा घर आपको कैसा लग रहा है। छोटा सा फ्लैट है, लेकिन उसमें सारे सामान को मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से एडजस्ट करने की। मॉड्यूलर किचन नहीं है तो भी इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। खैर, इसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया और दूध को अब उबलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर दूध को 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे खूब उबलने दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, दूध हल्का गाढ़ा हो जाता है ना, तो खीर बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन उसी बीच जो मैंने चावल भिगाया था ना, वो भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर खीर को धीमी धीमी आंच पे पकने दिया। तब तक दाल को निकाला और उसको पंखे में ठंडा होने दिया और फिर उसे मिक्सी के जार में डाल के उसका अच्छा सा, वो कहते हैं ना, भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लिया। सिर्फ उसमें धनिया पत्ती ऊपर से काट के डालना था। ये जो खीर की खुशबू होती है ना, ये बहुत अच्छी आती है अगर आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फटाफट से इसमें केसर और इलायची पाउडर डाल दिया और धीमे आंच पे इसको खुला ही छोड़ा पकने के लिए, ढक के नहीं पकाया। ढक के पकाने से क्या होता है, कई बार दूध गिर जाता है तो सारा फ्लेवर ही बह जाता है। तो बस धीमे आंच पे ही पकाइएगा तो खीर बहुत अच्छी बनती है। वैसे इसकी रेसिपी मैंने अलग से भी रेसिपी वाले लिस्ट में शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चीनी यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, जितना मीठा आपको पसंद हो। मुझे ना बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है ना हल्का मीठा, एकदम नॉर्मल होना चाहिए। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग, जैसे 3 गिलास अगर दूध था तो मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी डाला। 1 गिलास में 2 चम्मच दूध और चावल के साथ मोर देन सफिशियंट होता है। अंदाज़ा बेसिकली परफेक्ट अंदाज़ा यही होता है, बाकी हर घर का टेस्ट जो है ना अलग होता है। जैसे कहते हैं ना, हर घर में दाल में नमक और हल्दी डाल के दाल बनता है, पर हर किसी के हाथ की दाल की टेस्ट भी अलग होती है। उसी तरह से खीर हो, ये सब रेसिपी सबके हाथ की अलग अलग होती है। और मेरे साथ तो ये कि जब कोई और बना के खिलाता तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे खुद बना के खिलाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे उसलिए कमज़ोरी आने लगती है कि मुझे खाना बनाने को चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे वीकनेस लगने लगती है। फिर दाल को मिक्सी के जार में डाल करके इसको चला दिया, हल्का सा पानी का छींटा दे के चलाया, क्योंकि एकदम ड्राई जो होता है ना, फिर स्टफिंग करते नहीं बनता है। और इसके लिए जो आटा सानिएगा वो गीला आटा सानिएगा, तो बहुत अच्छे से बेलते बनता है और बहुत अच्छा से पराठे फूल जाते हैं, टेस्टी लगता है ये वाला पराठा। खैर, आपको तो दाल का पराठा बनाना ज़रूर आता होगा, हर घर में ये बनता है, बहुत ही कॉमन रेसिपी है। हाँ, थोड़ा सा रेसिपी सब में थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर होता है। तो उसी तरह से मेरी जो रेसिपी थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली। अब फिलहाल अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लग रही है। तो नीचे कमेंट करिएगा, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी ये भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि परिवार में यही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एकदम दिल खोल के बोलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा, अगर जो भी आपको अच्छी नहीं लगी वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगी। तो बस ये दाल भी तैयार हो गया, आटा भी सन गया, खीर भी बन गई, बस बचा था पुलाव। तो फटाफट से पुलाव के लिए मैंने सामान तैयार कर लिया, बादाम, काजू, दालचीनी, प्याज, जीरा और बड़ी इलायची। घी में इसका तड़का दे दिया और 2 गिलास चावल को धुल के रख लिया था, चावल डाला, उसमें नमक डाला और बस पानी डाल करके 1 सीटी लगा दिया। बस मुझे अब पराठे बनाने थे स्टफिंग करके। खीर भी तैयार हो गई थी। फिर सब लोगों ने साथ में, हम लोगों ने त्यौहार का खाना खाया। त्यौहार की सबसे खास बात ये होती है कि हम सब साथ में खाना खाते हैं। खाना वही कॉमन हो, लेकिन जब साथ होता है ना तो अलग ही मज़ा होता है। और इसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने मुझे मेहंदी लगाई और मैंने रात में उसको मेहंदी लगाई। हालांकि मैं दाहिने हाथ से बाएं हाथ पे अच्छे से मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन उसको बहुत शौक था तो उसने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई और मुझे बहुत शौक था उसको लगाने का, तो मैंने उसके हाथ पे लगाई। तो बिल्कुल सावन की जो हरियाली है ना, हम दोनों आज हरियाली बन्नों बने हुए थे। और आजकल की मेहंदी लगाने में तो वैसे भी आधे घंटे रखो और मेहंदी बड़ी अच्छी चढ़ जाती है केमिकल की वजह से। पहले क्या होता था, हम लोग मेहंदी के पत्ते तोड़ते थे, पीसते थे और सीख से लगाते थे। आप लोग ऐसे मेहंदी लगाती थी कि नहीं? नीचे मुझे हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और छुट्टी के दिन रचित कहाँ इंगेज रहता है पढ़ाई के अलावा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो कंप्यूटर में ड्राइंग खोल लेता है और मोबाइल में उसको देती नहीं, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो आँख पे जोर पड़ता है। तो या तो वो टीवी में खोल लेता है कोई भी ड्राइंग या कंप्यूटर में खोल लेता है और उसी को देख करके वो ड्राइंग बनाता है। ये उसका बेस्ट इंगेजमेंट होता है। और उस समय मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बनाता है ना कि मैं भी उस समय टेंशन फ्री होकर और सारे काम कर लेती हूँ। तो हर बच्चे की एक ऐसी हॉबी ज़रूर होती है। आपके बच्चे की हॉबी क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब या फॉलो बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए।